आपके चैनल एमी विथ मी में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। इसके पहले वाले क्लास में मैंने बहुत कुछ आप लोगों को हीट ट्रांसफर के बारे में बताया है और कैसे होता है किसी भी प्रोसेस में उस चीज को आपको मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखें, उसके बाद इसे देखें। देखिए, आज के क्लास में मैं हीट ट्रांसफर और डिफरेंट प्रोसेस के बारे में मैं बताने वाला था, लेकिन उसके पहले आप लोगों को कुछ कुछ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं आप लोग को आज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में ही बताऊंगा। इसके पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानने के लिए पहले हम लोग ये समझते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसे क्यों बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद हम लोग कोई एक लॉ इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं। आपको मैंने एक और बताया था, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का खोज इसके पहले हो चुका था, जिसके बाद में ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का खोज हुआ था। इसलिए इसे ये जबकि बहुत ही ज्यादा बेसिक्स था, जिस वजह से मैंने उसे या फिर साइंटिस्टों ने उसे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के से डील किया था। ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग को यह समझना है कि थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, मतलब पहले पहले थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड हम लोग को इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया था। मतलब एक गैसियस फ्लूइड के रूप में समझाया था। ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में ना समझ के उसे गैसियस फ्लूइड के रूप में समझाया जाता था कि मतलब कुछ एक ऐसा अमाउंट है जिसको हम लोग क्या कर देते हैं, जब किसी सब्सटेंस में या फिर किसी मटेरियल में हम उसे ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, किसी भी बॉडी का क्या करता है, एनर्जी को इंक्रीज कर देता है या फिर डिक्रीज कर देता है। ठीक है, मतलब एनर्जी बोलने का मतलब क्या, एनर्जी लेवल को। ठीक है, तो देखिए, आज के क्लास में मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डील करने के लिए जा रहा हूं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मुझे क्या बोलता है कि देखिए, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिसे जानना हम लोग को लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसे तो जानना आपको चाहिए ही चाहिए, नहीं तो थर्मोडायनेमिक्स एकदम जीरो है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला बोला गया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या, इस टोटल ब्रह्मांड में या टोटल यूनिवर्स में जितना भी एनर्जी है उसका जो वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट बोलने का मतलब ये जीरो नहीं होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है कुछ भी एक वैल्यू है, जैसे कि 10, 20, 30 ऐसे ही कुछ करके कुछ एक वैल्यू है। ठीक है, जिसे हम लोग कांस्टेंट पकड़ लिए हैं। ठीक है, अब वो वैल्यू क्या है वो नहीं बताया गया, लेकिन कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पहला लॉ क्या बोला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कि एनर्जी जितना भी है, जितना भी टाइप का एनर्जी होता है वो मेरा कंजर्व है। ठीक है, मतलब कांस्टेंट है। उसके बाद में क्या बताया कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब मतलब कि एनर्जी जो भी है, कुछ भी एनर्जी जो भी है, उसके उसके बारे में अभी मैं नहीं बता रहा हूं कि एनर्जी जो भी है वो ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, ना ही बनाया जा सकता है, ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो उसे किया क्या जा सकता है बताइए, उसे बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बोल रहा हूं तो ये हम लोग का, मेरे अंदर में क्या है, एक बायोलॉजिकल वोकल कॉर्ड है। ठीक है, ये क्या करता है, एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कि साउंड एनर्जी बना रहा है। और साउंड एनर्जी क्या कर रहा है, मोबाइल क्या कर रहा है, उसे रिसीव कर रहा है। रिसीव करने के बाद में बहुत सारे, देखो कितने कितने टाइप से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये एनर्जी जो है वो मेरा, उसका वैल्यू जो है वो मेरा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर तुम लोग बोलोगे कि मैं बोल रहा हूं तो ये तो क्रिएशन ही हो रहा है, क्रिएशन नहीं है।
मैं अपने बॉडी में जितना भी एनर्जी है, एनर्जी का मतलब कि मैंने जो भी खाना खाया उस एनर्जी को क्या कर रहा हूं, मैं धीरे धीरे खपत कर रहा हूं। क्या मैं टोटल एनर्जी को आपको दे सकता हूं? नहीं दे सकता। ठीक है, अच्छा देखिए, तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसके बाद में बोला गया है बर्थ ऑफ इंटरनल एनर्जी। देखिए अभी मैं कुछ देर पहले बोला टोटल एनर्जी को क्या मैं ट्रांसफर कर सकता हूं? अगर मैं टोटल एनर्जी को ट्रांसफर कर दूंगा तो क्या मेरे बॉडी में कुछ बचेगा जिसके वजह से मेरा बायोलॉजिकल जो भी लीवर किडनी जो भी काम कर रहा है, हार्ट जो भी काम कर रहा है, ब्रेन, उसके लिए भी तो एक एनर्जी का जरूरत है। तो वो जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या है? वो एनर्जी इंटरनल एनर्जी है। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये क्या है? एक्सटर्नल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या? इस बॉडी के भीतर जो भी घटना घट रहा है उसको चलाने के लिए भी एक एनर्जी का जरूरत होता है। तो वो एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, जैसे आप लोग काम काम वगैरह करते हैं तो देखिए टोटल जो सैलरी मिलता है तो क्या वो टोटल सैलरी आपका सेव हो जाता है? तो समझ में आया? तो टोटल सैलरी अगर सेव हो जाता तो इसका मतलब क्या? टोटल एनर्जी क्या था? मेरा कंजर्व था, मतलब टोटल पैसा मेरा बच गया और उसे मैं रख दिया। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? हम लोग का कुछ भी खाने पीने का जो भी खर्च है वो क्या है? इंटरनल खर्च। ठीक है, अब एक्सटर्नल खर्च कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कि शॉपिंग वगैरह बहुत सारे चीजों को आप कमाते तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर उसे उस तरीके से अगर आप खर्च नहीं करेंगे तो क्या सेव हो पाएगा? और सेव नहीं होगा तो कोई लाइफ है? हम लोग क्या कर पाएंगे? उसे सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। खैर, तो देखिए इंटरनल एनर्जी के बारे में समझ में आया। मतलब टोटल एनर्जी जो होता है हम लोग का बॉडी में वो क्या है? हम लोग का बॉडी में नहीं, पूरे पूरे ब्रह्मांड में क्या है? कांस्टेंट है उसका वैल्यू। उसे ना ही बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो किया क्या जा सकता है? उसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। मैंने आपको कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये जो कौन बताया था? जूल्स लॉ बताया था। उसके बाद में अगर हम आ जाते हैं तो इंटरनल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट था वो जूल्स लॉ से ही आया था। वो बस एक बात बता दिए थे कि टेम्परेचर से ही अगर हम इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो मेरा इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। ठीक है, उसके बाद में फॉर साइकिल अंडरगोइंग इन अ क्लोज सिस्टम। ठीक है, अब देखो यहां पे जो भी सिस्टम होगा वो क्या होगा? क्लोज्ड होगा। क्लोज्ड बोलने का मतलब क्या? ओपन नहीं, मतलब कि जैसे क्या हो रहा है, हम एयर का पूरा फ्लो हो रहा है, हम लोग के एटमोस्फेयर में एयर का इन भी हो रहा है आउट भी हो रहा है। ठीक है, मास मेरा कांस्टेंट है? मास मेरा कांस्टेंट नहीं है। तो यहां पे जो भी हम लोग सिस्टम पढ़ेंगे वो क्या होगा? क्लोज सिस्टम होगा और साइक्लिक प्रोसेस में होगा। एक साइकिल में वो क्या होगा? चल रहा होगा, तभी मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेबल है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया होगा। अब देखिए साइक्लिक प्रोसेस में भी मेरा ये डी क्यू डी डब्ल्यू के बराबर होगा। यहाँ पे मेरा डी क्यू जो है डी डब्ल्यू के मतलब बराबर नहीं है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन लगा हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या? डी क्यू बढ़ा रहे हैं, डी डब्ल्यू भी मेरा बढ़ेगा। जितना हम हीट ट्रांसफर करेंगे उतना मेरा वर्क ट्रांसफर भी होगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये मेरा नेट है। नेट हीट और नेट वर्क का मतलब क्या है? नेट हीट का मतलब और नेट वर्क का मतलब मैंने क्या बताया था, याद है आपको? देखिए यहाँ पे मैंने पीवी डायग्राम जब बनाया था तो उस समय में मैंने एक मान लीजिए कोई साइक्लिक प्रोसेस मैंने ऐसे ले लिया। ठीक है, तो यहां पे ये जो मैंने बताया था, ठीक है, एक साइकिल के अंदर में एक साइक्लिक प्रोसेस हुआ। ठीक है, ये टोटल साइक्लिक प्रोसेस हुआ, मतलब कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम। ये वाला जो मेरा टोटल प्रेशर जो भी मेरा टोटल साइक्लिक प्रोसेस हुआ, ये क्या हमको दे रहा है? ये मेरा अगर पीवी डायग्राम है, ध्यान से सुनिएगा, पीवी डायग्राम है तो नेट वर्क देगा। ठीक है, और मेरा अगर टीएस डायग्राम है, ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे करके कुछ है, ठीक है, और यहां पे मेरा टीएस है, ठीक है, तो ये मेरा क्या देगा? मेरा हीट ट्रांसफर को। तो हीट ट्रांसफर को अगर मेजर करना हो तो टीएस डायग्राम को लेते हैं,
और वर्क ट्रांसफर को अगर मेजर करना हो तो पीवी डायग्राम लिखें। इतना बात आपको समझ में आएगा। अच्छा, उसके बाद में देखिए यहाँ पे साइक्लिक इंटीग्रेशन के बारे में तो मैंने बता दिया। टोटल नेट मेरा वर्क मेरा कितना, नेट मेरा हीट और नेट मेरा वर्क जो होता है बराबर होता है, लेकिन यहाँ देखो प्रोपोर्शनल के साइड में मैंने एक जे दे दिया है। ये मेरा क्या, जे मेरा क्या है, एक कांस्टेंट है। अब देखो ये जो है, ये टोटल जो इक्वेशन मैंने लिखा, ये मेरा नो प्रूफ ओनली प्रैक्टिकल बेस्ड इक्वेशन है। इसे क्या किया गया है, लैब में थ्योरेटिकली उसे देखा गया है, थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिला के वहां पे जो मेरा रिसर्च में आया, उसके बाद में देखा गया कि कुछ एक कांस्टेंट टर्म है जो जे के रूप में मुझे बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। इसलिए वहां पे क्या किया गया, जे को मेरा कांस्टेंट पकड़ लिया। और ऐसे भी आपको पता है, अगर नेट हिट है और नेटवर्क मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए मैं एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को लूंगा। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मुझे जो भी होगा यहाँ पे मेरा जे बोला जाएगा। अच्छा, उसके बाद में देखिए रिजल्ट्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद में इतना बात समझ आने के बाद में अब देखिए ये रिजल्ट मेरा क्या दे रहा है। हम जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ये मेरा रिजल्ट क्या दे रहा है। हम कुछ भी काम करते हैं तो उसका कुछ रिजल्ट होता है ना, तो वो आखिर वो रिजल्ट कितना दे रहा है, क्या क्या मिल रहा है उससे हमें, ये तो मुझे भी जानना जरूरी है। ठीक है, आप एग्जाम दिए और रिजल्ट अगर आपको नहीं दिया जाए तो कैसा और ऑकवर्ड फील नहीं होगा। वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो भी हो, लेकिन रिजल्ट मिलने के बाद में एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ भाई चलो मैंने जो भी किया ये है मेरा रिजल्ट। ठीक है, और हम लोग फ्यूचर में क्या करते हैं, उसे दिखाते हैं किसी को भी। ठीक है, तो देखो ये मेरा रिजल्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें क्या बोला गया है, हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। जब इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे तरीके से देखा गया, तो देखने के बाद में एक चीज मुझे पता चला कि हीट ट्रांसफर मेरा जो भी होता है वो मेरा पाथ फंक्शन होता है। और पाथ फंक्शन के बारे में तो मैंने आपको बताया है कि मतलब पाथ पे डिपेंड करता है, पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है। ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट और इस पॉइंट पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा, इसके बीच में मेरा कौन सा प्रोसेस हो रहा है, मेरा कौन सा पाथ हो रहा है। मतलब ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं। तो ये जो चल रहा है मेरा, मान लीजिए ये मेरा दो कोई पॉइंट है, ये हम ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। तो कैसे ये जो पाथ मेरा चल रहा है, ये मेरा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये तीन तरह का जो प्रोसेस मेरा हो रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं ना कि इस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एनर्जी क्या है, हम लोग यहाँ पे जो एनर्जी हम लोग जो बात किए, ठीक है, तो वो कोई भी एनर्जी अगर हो तो वो क्या होता है, पॉइंट फंक्शन होता है। मतलब वो पॉइंट पे डिपेंड करता है कि अगर हम मान लो 1 घंटे बाद अगर हम कोई चीज है, मान लो ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ठीक है, यहां पर हम एनर्जी लेवल चेक करेंगे। ठीक है, आज चेक करो, कल चेक करो, कभी भी चेक करो, उतना ही आएगा। और इसी तरीके से यहां भी अगर हम चेक करेंगे तो कभी भी कुछ भी चेक करेंगे तो मेरा वही आएगा। लेकिन इस बीच में हम कभी भी कुछ भी चेक करेंगे तो वो सेम वैल्यू देगा, नहीं देगा। ठीक है, अच्छा, एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब मैंने बताया था, क्या बताया था, एनर्जी ना ही लिया जाएगा ना ही दिया जाएगा, मतलब कि और ना ही मास का फ्लो होगा ना ही एनर्जी का फ्लो होगा, कुछ का फ्लो नहीं होगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम में ऐसे भी आप लोगों को समझ में आ गया कि मेरा एनर्जी मेरा कांस्टेंट होता है। तो एनर्जी का जो भी मेरा आएगा, ठीक है, जैसे कि थर्मस फ्लास्क है, मान लीजिए थर्मस फ्लास्क में मैंने 20 किलो जूल एनर्जी को प्रोवाइड किया, मतलब हीट उसको प्रोवाइड किया। जब मैंने 20 किलो जूल उसको हीट दिया, तो एक बात बताओ, अगर हीट मेरा उससे बाहर निकलेगा या फिर अंदर जाएगा तो वो क्या आइसोलेटेड सिस्टम होगा? बात समझ में आया ना? तो वो आइसोलेटेड सिस्टम होगा ही नहीं। और जब वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होगा, इसका मतलब कि समझ लो या तो ओपन सिस्टम होगा या तो क्लोज सिस्टम हो जाएगा। तो यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम होने के लिए मेरा एनर्जी का तो कांस्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब देखो परपेचुअल मोशन मशीन
फर्स्ट काइंड इज इम्पॉसिबल। इसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोग को कि क्यों इम्पॉसिबल है और पॉसिबल क्या होगा। ये सब चीज का डिटेल्स मैं आप लोगों को दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और ऐसे ही अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं, टाटा।